हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गौरव बंसल। मैं आज आपको यूक्रेन रशिया विवाद के विषय में कुछ समझाने आया हूं। मेरा एरिया या मेरा विषय अर्थशास्त्र रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, और मैं अब तक अंग्रेजी माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता आया हूं। किंतु पिछले कुछ समय से मेरे काफ़ी विद्यार्थी चाह रहे थे कि मैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मिक्स और साधारण भाषा में कुछ विषय कवर करूं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो और वे चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। मैं आपके सामने आज रूस यूक्रेन विवाद का आर्थिक पक्ष, उसका इकोनॉमिक रीज़न और उसका मूल कारण बताने आया हूं। जो रूस यूक्रेन विवाद है, अब ये विवाद से आगे निकलकर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका है। दिस हैज गॉन इनटू ए वॉर। तो ऐसे में हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही डेटा बेस्ड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है। किसी का पक्ष ना लेते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों रूस इतना उतावला या इतना आतुर है, क्यों रूस चाहता है कि यूक्रेन के एक हिस्से पर वो उसका आधिपत्य हो या उसका एक प्रकार से अधिकार हो। तो रूस का इसमें क्या इंटरेस्ट है, इसमें रूस के लिए क्या है, हम वो बात करना चाहते हैं। अभी तक जितना भी हम मीडिया में टीवी पर देख पा रहे हैं, वो सारी डिबेट इस सारी युद्ध को या इस सारे विवाद को एक जियो स्ट्रेटेजिक, एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कोण से देख रही है। अब उसमें जब वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि नेटो, जो कि अमेरिका का एक मिलिट्री ग्रुप है, और नेटो का अगर कोई मेंबर होता है तो अमेरिका की उसके लिए एक गारंटी होती है कि कभी आप पर हमला होगा तो पूरा नेटो आपके लिए खड़ा होगा। तो नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यूरोप में अधिकतर सदस्य हैं। यूरोप के बाहर ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देश भी हैं, बट मुख्य रूप से ये अमेरिका और यूरोप का एक सैन्य संगठन है। पिछले कुछ समय से यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाह रहा है, और यही रशिया का या रूस का एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो नेटो की फोर्सेस, नेटो के हथियार, मिसाइल वो रूस के बॉर्डर के बहुत पास होंगे। ये देखिए, ये यूक्रेन है और ये हमारा रूस है। रूस का साउथ वेस्ट बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है, और इस बॉर्डर पर अगर अमेरिकन सेनाएं या नेटो की सेनाएं तैनात हो जाएं, उनकी मिसाइलें तैनात हो जाएं, तो वहां से मॉस्को भी बहुत दूर नहीं है, और ये हमेशा रूस को एक असमंजस और एक परेशानी की स्थिति में डालकर रखेगा। तो ये तो हुआ उसका माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला पक्ष। मैं इसके आर्थिक पक्ष की बात करता हूं। रूस एक बहुत बड़ा देश है, संसार का सबसे बड़ा देश है, और इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हैं, और इसकी एक बहुत लंबी समुद्री तटरेखा है, इसकी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने के बाद भी रूस के लिए एक बड़ी समस्या है। रूस इतना बड़ा तो है, किंतु भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकली रूस उतना सक्षम नहीं है। इतना बड़ा भूभाग एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, और रूस बहुत अत्यधिक ठंडा है, और रूस की अधिकतर तटरेखा उत्तर की ओर है, आर्कटिक सर्कल की तरफ है, जो कि बहुत ही ठंडा है और जहां साल के एक लंबे समय तक बर्फ जमी रहती है। ऐसा होने के कारण रूस इस उत्तर वाले हिस्से को सारा साल शिपिंग के लिए, जहाजों के द्वारा अपना माल भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कुछ इसी प्रकार की समस्या रूस के पूर्व में भी है। जो पूर्व का हिस्सा है वो भी काफी ठंडा है, और दूसरी एक परेशानी ये है कि रूस की अधिकतर जनसंख्या और रूस की अधिकतर इंडस्ट्री रूस के पश्चिमी हिस्से में, मतलब इस रेखा के इस पार रहती है।
और इस बार मुश्किल से 20 से 25% जनसंख्या है, जबकि इस रेखा के मतलब रूस के 20% हिस्से में उनकी लगभग 80% जनसंख्या है। ये यूरोपियन रूस है और यूराल माउंटेन ये यूरोपियन रूस को एशिया वाले रूस से अलग करते हैं। यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो 2 महाद्वीपों में बटी हुई है। एक अन्य इस प्रकार की कंट्री तुर्की भी है, किंतु अभी हम रूस की ही बात करते हैं। रूस का जो उत्तर है और रूस का जो पूर्व है वो रूस के लिए शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुटेबल नहीं है। पूर्व में माल भेजने में बहुत समय लगता है और बहुत महंगा पड़ता है, और साल के कुछ समय इवन ये एरिया भी एक्सेसिबल नहीं हो पाता। जबकि रूस का जो उत्तर है वो तो बहुत ही अत्यधिक ही ठंडा है। तो ऐसे में रूस की हमेशा से रूसी साम्राज्य की ऐतिहासिक रूप से जब से रूसी साम्राज्य है तब से एक बड़ी इच्छा थी और एक बड़ी चेष्टा रही है कि हमें कुछ अच्छे पोर्ट मिले ताकि हम अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके और हमारे पास सारा साल व्यापार करने लायक पोत हो। रूस की इस इच्छा को सबसे पहले पूरा किया उनके एक महान सम्राट पीटर ने, पीटर द ग्रेट। पीटर द ग्रेट ने एक छोटा सा हिस्सा समुद्र किनारे, बाल्टिक सी जिसे हम कहते हैं, उसके किनारे स्वीडन से लड़ाई करके जीता। ये स्वीडन है। आज स्वीडन खुद कई हिस्सों में तब्दील हो चुका है, स्वीडन कुछ हिस्सों में बच चुका है। तो रूस की सीमाएं फिनलैंड और नॉर्वे के साथ लगती हैं और बीच में कुछ हिस्सा फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जहां रूस के पास समुद्र की एक्सेस है। तो ये रूस का सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी का पोर्ट है, या जहां सारा साल व्यापार किया जा सकता है, एक ऐसा पोर्ट है। और पोर्ट इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये एक राष्ट्र को बना भी सकता है, ये एक राष्ट्र को बिगाड़ भी सकता है। एक राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए पोर्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर बसाया गया पीटर महान के द्वारा। पीटर द ग्रेट ने ये शहर बसाया, ये इनका मुख्य पोर्ट बना और आगे चलकर रोमानोव जो उनके साम्राज्य था उसकी राजधानी भी रहा। लंबे समय तक सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है और उनकी राजधानी रहा है। आज भी मॉस्को के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ये तो बात हुई सेंट पीटर्सबर्ग की। सेंट पीटर्सबर्ग रूस को एक्सेस देता है बाल्टिक सी और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के लिए। यहां से वो अपने जहाजों को अटलांटिक ओशियन तक भेज सकते हैं। तो दिस इज द लुक वेस्ट और रीच वेस्ट पोर्ट। ओके, लेकिन रूस की सारी डिपेंडेंस एक पोर्ट पर होना हमेशा से उसकी कमजोरी भी माना गया था। बाद में एक अन्य महान शासक कैथरीन द ग्रेट, शासिका मुझे कहना चाहिए, शी वॉज एम्प्रेस, कैथरीन द ग्रेट ने रूस को एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट जीत कर दिया। यह पोर्ट जिसे आज क्रीमियन पेनिनसुला कहा जाता है और उस पोर्ट का नाम है सेवास्तोपोल। सेवास्तोपोल रूसी साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बनकर, बंदरगाह बनकर उभरा। ये सेवास्तोपोल रूस को कहां एक्सेस देता है वो मैं आपको बताता हूं। रूस को इस सेवास्तोपोल के जरिए और सेवास्तोपोल के थ्रू जो एक्सेस मिलता है वो मिलता है इंडियन ओशियन थ्रू मेडिटेरेनियन सी। रूस इसके थ्रू पूरा नॉर्दर्न यूरोप, साउथ यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप और फिर नीचे आते हुए इंडियन ओशियन तक अपना माल बहुत छोटे रूट से भेज सकता है। तो रूस के लिए ये पोर्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कैथरीन द ग्रेट ने जब इस पोर्ट को जीता तो उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये डेवलप हुआ और जो इसके उत्तर वाला एरिया है ये रूस के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में उभरा। किंतु 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूएसएसआर ब्रेक हुआ, तब ये सारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया और ये पोर्ट ये सब यूक्रेन के हिस्से में आया।
अब एक बार दोबारा से रूस की ज्योग्राफी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया रूस के उत्तर में आर्कटिक ओशन है जो बहुत ठंडा है, पूर्व में पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, वो भी नो उत्तर की ओर काफी ठंडा है और ये बहुत दूर भी है। सो यहां से अगर रूस की ज्यादातर इंडस्ट्री जिस जगह पे, वहां से माल भेजना या तो सेंट पीटर्सबर्ग या सेवास्तोपोल के जरिए बहुत ही सस्ता होगा, बजाय कि हम उसको यहाँ कामचाटका पेनिनसुला या यहाँ कहीं व्लादिवोस्टोक के थ्रू इसको हम भेजें। यहां पर भी रूस के कुछ पोर्ट है किंतु वो बहुत महंगे पड़ते हैं। सो दक्षिण की ओर रूस पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, लगभग लैंडलॉक्ड है। रूस के दक्षिण में चीन आप देख सकते हैं, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और अन्य देश आते हैं। सो रूस को जो गर्म पानी का एक्सेस मिल सकता है और जो सारे साल चलने लायक पोर्ट का एक्सेस मिल सकता है वो उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर ही है। और वेस्टर्न बॉर्डर पर 1991 के बाद रूस के पास सिर्फ एक ही पोर्ट बचा था, वो था सेंट पीटर्सबर्ग, और उनकी इंडियन ओशन की एक्सेस चली गई। सो इसके लिए रूस ने यूक्रेन के साथ एक समझौता किया और उन्होंने सेवास्तोपोल को लीज पर लिया और बार बार वो लीज को रिन्यू करते रहे और अब पिछली लीज के अनुसार 2044 तक रूस के पास ये पोर्ट रहना था। किंतु इसी बीच में यूक्रेन में कुछ राजनीतिक बदलाव हुए। यूक्रेन में जो सरकार पहले रूस की समर्थक होती थी उसकी जगह एक आंदोलन हुआ और रूस विरोधी सरकार आ गई। ऐसा पहले कुछ अन्य देशों जैसे एस्टोनिया, लातविया में हो चुका था और अन्य रूस से अलग हुए देशों में भी हो चुका था। और रूस इस बात को जानता था कि ये आंदोलन स्वायत्त नहीं है, ये कराए जा रहे हैं अमेरिका और यूरोप के द्वारा डेमोक्रेसी के नाम पे, और लोगों को रूस से भड़काया जा रहा है, रूस से अलग किया जा रहा है, रूस से तोड़ा जा रहा है। रूस ऐसे में संशय था, रूस को डाउट था कि जो अब नई सरकार, रूस विरोधी सरकार जो आई है, वो इस लीज को कैंसिल कर सकती है। और साथ ही साथ नई सरकार नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की बातें भी कर रही थी। तो ऐसे में रूस बड़ा चिंतित था और 2014 में जब यहां रूस विरोधी सरकार ने कुछ रूस के अगेंस्ट या रूस के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए, तो तब पहली बार रूस ने और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया और इस पूरे एरिया को, जिसको हम क्रीमियन पेनिनसुला कहते हैं या क्रीमिया प्रायद्वीप कहते हैं, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। सो अंतरराष्ट्रीय रूप से ये अभी तक यूक्रेन के नक्शे में दिखाया जाता है, यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, किंतु आधिकारिक रूप से माफ कीजिएगा, आधिकारिक रूप से नहीं, किंतु प्रैक्टिकली, किंतु अगर हम उसको कंट्रोल के रूप में देखें तो वो अभी भी रूस के पास है। सो रूस ने इस पोर्ट को कंट्रोल करके इस पर अपना आधिपत्य जमा के अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और पिछले कुछ समय से यही स्टेटस को मेंटेन था, यही स्थिति कमोबश चली आ रही थी। किंतु पिछले कुछ समय से फिर से यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने की गतिविधियों को तेज किया। यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए अपनी गतिविधियों को तेज किया और ऐसा होने के बाद रूस को फिर से एक संशय की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि अब रूस को फिर लगने लगा अगर नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आ जाएंगी तो अगर वो क्रीमिया को उत्तर की ओर से घेर ले, क्योंकि आधिकारिक रूप से नेटो क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, तो उनके अनुसार वो इसके बड़े आसपास मिसाइल और आर्मी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी वजह से रूस इस पूरे आइडिया और इस पूरी डेवलपमेंट के अगेंस्ट था, इसके विरोध में था कि नेटो अगर यूक्रेन को अपने में शामिल करता है तो नेटो के फोर्सेस रूस के बहुत पास आ जाएंगी और क्रीमिया की उनकी जो आधिपत्य है, उनका जो अधिकार बना हुआ है, वो भी एक प्रकार के खतरे में पड़ जाएगा। तो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है या जो अभी विवाद है, ये इसी बात से शुरू हुआ था। रूस ने 3 शर्तें रखी थी कि इस बात की लिखित में गारंटी हमें यूक्रेन और यूरोप द्वारा दी जाए कि ना तो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को मेंबर बनाएगा और यूक्रेन खुद मेंबर नहीं बनना चाहेगा।
इसी प्रकार नेटो हमें गारंटी दे कि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं बनेगा और यूक्रेन खुद भी नेटो मेंबर बनने के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ये गारंटीज रूस ने इनसे मांगी थी। साथ ही रूस पर 2014 के बाद से ही काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। उन प्रतिबंधों में से कुछ प्रतिबंध बहुत ही आर्थिक रूप से डैमेजिंग है, आर्थिक रूप से बहुत ही कष्टकारी है। उनमें से एक है स्विफ्ट मेंबरशिप। रूस अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स या इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है उतना आसानी से जितना आसानी से हम लोग या बाकी देश कर पाते हैं। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के कारण रूस को बड़ी अपना व्यापार करने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो रूस की तीसरी शर्त थी कि हमें स्विफ्ट बैंकिंग मेंबर दोबारा से बनाया जाए और इन्हीं 3 शर्तों के साथ पिछले 2 महीने से वो लगातार डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन अगर नहीं निकलता है तो रूस इस बात के लिए पूरी प्रकार तैयार था कि हम बल का प्रयोग करेंगे और रूस ने अंत में ऐसा ही किया। रूस ने बलपूर्वक अब अपनी सेना को इस पूरे हिस्से में, जिसे हम डॉनबास रीजन कहते हैं, यूक्रेन का लगभग 1/4 हिस्सा, इस हिस्से में अपनी सेना को उतार दिया है और इस हिस्से को, जो कि 2014 के बाद से ही अशांत चल रहा था, एक आजाद देश या एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। और इस प्रकार से इसने यूक्रेन के मोराल को तोड़ा है और अभी भी जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उनके हथियारों को नष्ट कर रहा है। रूस कोशिश कर रहा है कि नागरिकों पर हमला कम से कम किया जाए और सैन्य ठिकाने और सैनिक शक्ति को कमजोर किया जाए ताकि यूक्रेन आगे भी इतना कमजोर हो जाए कि दोबारा इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजने का दुस्साहस ना करे या इस क्षेत्र को दोबारा जीतने का सपना ना देखे। अब ऐसा करना ठीक है या नहीं, मैं इस विषय में अभी बात नहीं कर सकता हूं। ये एक डिबेट का, एक विवाद का इश्यू है क्योंकि यूक्रेन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसकी अपनी एक संप्रभुता है, सोवरेनिटी है। क्या आप किसी दूसरे देश में घुसकर इस प्रकार उसकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं? ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। और मोरली हम देखें, अगर हम इसको मोरल व्यू पॉइंट से देखें तो यूक्रेन का पक्ष इसमें अधिक मजबूत दिखता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मोरालिटी नहीं काम करती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार, माफ कीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार काम करते हैं। रूस ताजा स्थिति के अनुसार यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को एक आजाद देश, एक स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है। साथ ही वो यूक्रेन पर कब्जा करके वहां एक नई सरकार, जो भविष्य में रूस की समर्थक सरकार है, ऐसी सरकार बनाना चाहता है। और साथ ही वो यूक्रेन की सैन्य शक्ति को कमजोर करके नेटो को एक लेसन देना चाहता है कि मेरे पड़ोस में आप मत उलझिए, और अगर आप उलझते हैं तो उसके परिणाम हानिकारक होंगे। साथ ही रूस अपने पड़ोसियों को भी संदेश दे रहा है कि आप अमेरिका या उनकी तरफ मत भागिए। वॉशिंगटन को यहां आने में, सैन्य मदद भेजने में बहुत समय लगेगा, किंतु मैं आपके बराबर में हूं। मैं सेनाएं चंद दिनों में आप तक पहुंचा भी सकता हूं और मैं आपके पूरे देश को कुछ ही दिनों में कब्जा भी कर सकता हूं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि आप हमारे साथ ही अपने संबंधों को मधुर और मजबूत रखें। आप दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध रखें, सैन्य संबंध ना रखें। तो ये रूस का पक्ष है। मैं इस पक्ष को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, मैं केवल एक पक्ष रख रहा हूं कि रूस क्यों आखिर इस युद्ध में है और वो क्या चाहता है। अब आप समझ गए हैं कि इस युद्ध का या इस विवाद का मूल कारण क्या है। मूल समस्या ये है, जैसा मैंने आपको बताया, कि रूस को सारा साल व्यापार करने लायक पोर्ट, बंदरगाह चाहिए, और एक बंदरगाह पे पूरी तरह डिपेंड होना एक अच्छी बात नहीं है। एक इतने बड़े राष्ट्र के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति के लिए ये बहुत ही कमजोर स्थिति है। साथ ही इस पोर्ट से अगर हमें इंडियन ओशियन, हिंद महासागर तक माल भेजना है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए उनको इस पोर्ट की एक्सेस काफी आसानी से
इटली, अल्जीरिया, ईरान, ये सबका एक्सेस दे देती है। तो इसी वजह से रूस इस पोर्ट को डेफिनेटली चाहता है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से 10 साल से या उससे अधिक समय से ये विवाद चल रहा है, और पिछले 8 साल से दोनों देश लगभग युद्ध की स्थिति में हैं। अब इसका एक अन्य पहलू भी है। मैंने आपको आर्थिक कारण जिसकी वजह से रूस ऐसा चाहता है वो बताया, किंतु युद्ध के अपने भी आर्थिक पहलू हैं। युद्ध के बाद जो रूस पर नए रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, जो नए सैंक्शंस लगेंगे, वो भी बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। उसका एक अपना आर्थिक पक्ष है, एक आर्थिक कॉस्ट है, मूल्य है। और ऐसा करना जो रूस ने अभी किया, ये समझदारी भरा स्टेप है या ये भविष्य में बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसके विषय में एक अन्य वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और मैं जल्द ही वो वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।